नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। देश में कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन पर उच्चतम निगरानी की जा रही है और साथ ही राज्यों के सहयोग से विभिन्न नए कार्य भी शुरू किए गए हैं और रोजाना मंत्रालयों द्वारा इसकी अपडेट भी जारी की जाती है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ता पर आधारित ये खास रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट, जैसे कि हम बताते रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। कल तक का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% आईसीयू सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज पा रहे हैं और साथ में 1.1% पर्सन जो हैं वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमारा एफर्ट है कि हम फील्ड पर कंटेनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन जिले की संख्याओं को बढ़ाएं। भारतीय रेलवेज ने 5,231 कोचेस को कोविड केयर सेंटर्स के रूप में कन्वर्ट किया है और उनको 215 आइडेंटिफाइड रेलवे स्टेशन पर रखा जाएगा। इन कोचेस का यूज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा 7 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वेरी माइल्ड और माइल्ड केसेस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। यह इंश्योर किया जाएगा कि क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस के लिए अलग अलग कोच डेजिग्नेट किए जाएं। जहां पर भी केसेस कोविड केयर सेंटर कोच में एडमिट होते हैं, वहां प्रत्येक पेशेंट को या तो एक इंडिविजुअल केबिन असाइन किया जाए या जरूरत अनुसार 2 कंफर्म पेशेंट एक केबिन में रखे जा सकते हैं। 215 स्टेशन में से 85 स्टेशन पर इवन हेल्थ केयर स्टाफ भी रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा और एडिशनली जो 130 रेलवे स्टेशन हैं जहां पर ये कोविड केयर कोचेज होंगी, वहां स्टेट जब अगर उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार स्टेट के द्वारा स्टाफ और एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। आइए अब आपको दिखाते हैं गृह मंत्रालय की प्रेस वार्ता पर आधारित ये खास रिपोर्ट। नियमों की परिधि के अंदर रहते हुए देश के नागरिकों को अधिक से अधिक राहत दें। इसी क्रम में देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों, श्रद्धालुओं, पर्यटक आदि के लिए बस एवं ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। जैसे मैंने बताया था, इस श्रृंखला में अगली कड़ी में अब सरकार का प्रयास है कि विदेशों में फंसे हुए नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से भारत वापस लाएं। यात्रा की व्यवस्था नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स और नौसेना के जहाजों द्वारा की गई है, जिसकी प्रक्रिया 7 मई से शुरू हो गई है। जैसे मैंने पहले भी साझा किया था, इस प्रकार की यात्रा के लिए जो एसओपी जारी की गई है, उसके अनुसार विदेशों में फंसे भारतीय संबंधित भारतीय दूतावास और उच्च आयोग में अपना पंजीकरण कराएंगे। गर्भवती महिलाएं, छात्र, वीजा अवधि समाप्त होने वाले व्यक्ति, मेडिकल इमरजेंसी केसेस इत्यादि को यात्रा में प्राथमिकता दी जाएगी। बोर्डिंग से पहले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। केवल एसिम्प्टोमेटिक यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति होगी।
यात्रा के दौरान सिविल एविएशन और हेल्थ के प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। बोर्डिंग के पहले सभी यात्री अंडरटेकिंग देंगे कि वे भारत में आगमन पर 14 दिनों तक न्यूनतम अवधि के लिए अपने खर्चे पर अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहेंगे। गंतव्य पर पहुंचकर सभी की मेडिकल जांच की जाएगी और सभी को आरोग्य सेतु ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे में भी सरकार ने ज़रूर कुछ ढील दे रखी है और ऐसे में सुनिश्चित भी कर रही है हमारी सरकार कि लोगों तक ज़रूरी सामान आसानी से पहुंच सके। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र लॉकडाउन में भी दवाइयों की खरीद के लिए व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए ऑर्डर स्वीकार कर रहे हैं। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। लॉकडाउन के बीच केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र व्हाट्सएप और ईमेल पर दवा के ऑर्डर ले रहा है। यहां अपलोडेड प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर बीमार लोगों के दरवाजों तक दवाओं को पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कई पीएमबीजी के काम कर रहे हैं। इस समय देश के 726 जिलों में 6,300 से ज्यादा पीएमबीजी के काम कर रहे हैं, जो किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। ये दवाएं औसतन 50 से 90% तक सस्ती हैं। अप्रैल में लगभग 52 करोड़ रुपए के बराबर के मूल्य की दवाओं की आपूर्ति देश भर में की गई। इसके अलावा दूरदराज के इलाकों में भी मौजूदा स्टोरों को आपूर्ति के लिए भारतीय डाक के साथ आपूर्ति प्रबंध किया गया है। लॉकडाउन के कारण आपूर्ति में आने वाली परेशानियों को दूर करने के मकसद से हर राज्य के लिए बीपीआई अधिकारियों की टीम बनाई गई है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी दवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए बीपीआई ने अप्रैल में 186.52 करोड़ रुपए की एमआरपी वाली 178 फास्ट मूविंग दवाओं के लिए खरीद ऑर्डर जारी किए हैं। तो इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ICAR द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR द्वारा हमारे किसानों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि सुरक्षित तरीके से हमारे किसान खेतों में कृषि कार्य कर सके। क्या है ये दिशा निर्देश, आइए आपको बताते हैं। कृषि कार्यों के दौरान जरूरी सावधानियों के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एडवाइजरी जारी की है। परिषद का कहना है कि फसलों की कटाई या मड़ाई के दौरान एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, चेहरे पर हर समय मास्क लगाए रखें और अपने हाथ बार बार साबुन से अच्छी तरह धोते रहें। कृषि यंत्रों और उपकरणों की भी साफ सफाई करना बेहद जरूरी है। भारत के उत्तरी राज्यों में गेहूं पकने की अवस्था में है। इसकी कटाई में इस्तेमाल होने वाली कंबाइन मशीन को रोक टोक के बिना कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है, बल्कि इस मशीन को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की अनुमति भी केंद्र सरकार दे चुकी है। गेहूं के अलावा सरसों भी उत्तर भारत में रबी सीजन की महत्वपूर्ण फसल है। इसकी हाथ से कटाई और कटी फसल की मड़ाई का काम जोरों पर है। ऐसे में किसानों और श्रमिकों को साफ सफाई का खास ध्यान रखना होगा। इस समय मसूर और मक्का की कटाई जबकि मिर्च की तुड़ाई का काम जारी है। चना भी पकने को तैयार है। फसलों की कटाई या तुड़ाई के दौरान बेहतर होगा कि 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। एक पट्टी में एक ही श्रमिक काम करे। इस तरह श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहेगी। खेत में एक साथ बहुत सारे श्रमिक न लगाए जाएं, बल्कि उन्हें अलग अलग दिन या अलग अलग समय पर खेतों में भेजा जाए। जहां तक संभव हो किसी परिचित को ही खेतों में काम के लिए लगाएं। किसी अनजान व्यक्ति को काम ना करने दें ताकि वे इस महामारी का कारण ना बन सके। इसी तरह जहां तक संभव हो कृषि कार्य मशीनों या उपकरणों से किए जाएं, न कि हाथों से। केवल उपयुक्त व्यक्ति को ही यंत्रों को चलाने दिया जाए। यंत्रों को इस्तेमाल करने से पहले और कार्य करने के दौरान बार बार सैनिटाइज करें। खलिहानों में फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें, जिनके बीच दूरी 3 से 4 फीट हो। हर ढेर पर 1 या 2 व्यक्ति को ही काम पर लगाना चाहिए ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। कटी मक्का और खुदी हुई मूंगफली की मड़ाई के लिए लगाई गई मशीनों की उचित साफ सफाई रखें। मशीनों या उनके पुर्जों को छूने के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। आइए अब डालते हैं एक नजर कोविड-19 पर। कोरोना कोविड-19 संक्रमण दिशा निर्देश। किसानों को कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कृषि कार्यों के दौरान सावधानियां और सुरक्षा उपाय। हाथों को साबुन से एक नियमित अंतराल पर धोते रहें। एक दूसरे से 3 से 4 मीटर दूरी बनाए रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहनना चाहिए। हाथों को चेहरे पर ना लगाएं। कृषि कार्यों के दौरान प्रत्येक कदम पर सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। कृषि कार्य समय अंतराल पर करें। एक ही दिन में बहुत लोगों को काम पर ना लगाएं। परिचित व्यक्तियों को ही कार्य में लगाएं ताकि कृषि कार्यों के दौरान विषाणु वाहक के प्रवेश से बचा जा सके। कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना चाहिए। फसलों की कटाई तथा भंडारण करते समय जूते, दस्ताने व मास्क का उपयोग करें। फसल कटाई में पहले दिन पहने कपड़ों को अच्छी तरह धोकर तथा सुखाकर ही पुनः उपयोग में लें। कटाई में उपयोग किए गए उपकरणों तथा मशीनों को अच्छे प्रकार से साफ करें। उपकरणों तथा मशीनों को बार बार ना छुएं। छूने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धो लें। खेत में फसल काटते समय एक व्यक्ति से दूसरे के बीच कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी रखें। सभी के लिए पानी तथा खाने के बर्तन अलग अलग रखें। प्रयोग करने के बाद साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें। अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखा कर रखें जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। कटाई के उपरांत घर लौटते समय अलग अलग वाहनों या साइकिल का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगह तथा कोरोना संक्रमित जगह पर ना जाएं।
यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो उसे कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों से दूर रखें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी तथा अन्य सब्जियों को तोड़ने से पहले हाथों में दस्ताने तथा मास्क अवश्य पहन लें तथा इन्हें बाजार में बेचने के समय सामाजिक दूरी का ध्यान जरूर रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के तरीके अपनाएं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान हर दिन कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग खाने में अवश्य करें। आधा चम्मच हल्दी को 150 मिलीलीटर दूध में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिएं। ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले दूध ना पिएं। हर्बल चाय या काढ़ा पिएं। इसके लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का एक साथ पानी में उबाल लें और छानकर इस पानी का सेवन करें। स्वाद के लिए गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को फोन पर डाउनलोड करें। भारत सरकार का ये ऐप आसपास मौजूद कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि हम सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और कैसे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, इसके लिए क्या है हमारे डॉक्टर्स की सलाह, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, सफदरजंग हॉस्पिटल बोल रहा हूं। मैं आज अपने किसान भाइयों को कोरोना वायरस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस नाम की महामारी से पूरा विश्व और भारत जूझ रहा है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब कोई व्यक्ति छींकता है और खांसता है तो उसके थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके थ्रू वायरस एक इंसान से दूसरे वायरस में जा सकता है। और दूसरा रास्ता है कि जब हम किसी बेजान चीज़ों को छूते हैं, जैसे कि डोर का हैंडल है, नॉब है, कोई भी ऐसी चीज़ों को हम छूते हैं जिसमें पहले से ही कोरोना वायरस जो है वहाँ पर बैठा हुआ है, उसको हम फिर छू के अपने इस एरिया को छू लें, यानी कि आँखों को, नाक को और मुंह को छू लें तो वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो आपको कुछ बातों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 1 मीटर का फासला होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर कोई आदमी छींकता खांसता भी है तो भी जो वायरस है वो इतने डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। नंबर 2, आपको जब भी छींके खांसें तो हमेशा एक रुमाल, एक टिश्यू पेपर या जो आपकी कोहनी का पीछे का भाग है उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा नाम गोविंद माखरिया है और मैं एम्स न्यू दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। आज दूरदर्शन के किसान चैनल के माध्यम से मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में और हमारे देश में भी एक बीमारी जो कि एक वायरस से होती है, कोरोना वायरस, वो पूरी विश्व में फैल रही है और हमारी कंट्री में भी ये बीमारी अब फैलने लगी है। ये बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बचे, इस पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। पहले जो बीमारी कैसे होती है ये समझे हम। ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को जो विदेश में है और वहाँ इन्फेक्शन उसको लग गया और वो अपने देश में आता है, तो एक पहला एंट्री होती है उस इन्फेक्शन की किसी नए देश में। अब ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकता है। 2 तरीके फैलने की। पहला तरीका ये है कि अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसको खांसी आए, तो खांसी आने से जो हवा बाहर निकलती है उसमें बहुत से वायरस भी निकलते हैं खांसी में, और वो पूरे वातावरण में फैलते हैं। और ये वायरस जब तक रहते हैं, करीब करीब थोड़ी देर रहते हैं इसमें, हवा में रहते हैं और फिर नीचे सतह पे बैठ जाते हैं।
तो इसी के साथ हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से गुजारिश है कि आप सभी जो ICAR द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, मंत्रालयों द्वारा जो जानकारियां दी जा रही हैं, उनका पालन करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। इसी के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।